चलिए शुरू करते हैं। आज की ये नेक्स्ट वीडियो है। कल क्लास 1 हो चुकी है, आज ये क्लास 2 है। क्लास 2 में हम फिर से 10 क्वेश्चंस लाए हैं। 10 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चीज़ें होंगी, 10 डिफरेंट टॉपिक्स होंगे बीच में। एक ही सिंगल वीडियो में मैंने कल भी बताया था कि ये सारी चीज़ें डालने का रीज़न ये होता है कि एक ही बार में सारा टेस्ट आपका हो जाए, जैसे कि एक मिनी मॉक की तरह काम करेगा ये। आगे आगे आप जैसे ही क्वेश्चंस देखते जाओगे आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेश हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने पहले कभी देखा हो कहीं पे, क्योंकि ये सारे के सारे 1-2 दिन में ही फ्रेश बनाए गए हैं। रिवीजन ओनली इन 10 मिनट्स मैं फिर बता दूँ इसलिए रखी गई है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये कोई क्लास नहीं है, ये एक टेस्ट बेस्ड वीडियो है, इसे उसी तरह देखियो और देखने के बाद ये देखो कि 10 में से कितने मार्क्स हमारे आ पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी हमें ये डायरेक्ट नजर आता है हमें पता चल जाता है ये पक्का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन होगा, जिसमें दिया गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। सेड टू आ जाता है तो हमें पता लगना चाहिए हमें इसे कैसे कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स प्लीज। प्लीज बोला है तो रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट की है तो क्या लिखना चाहिए, रिक्वेस्टेड। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टू ओपन, सेड टू नहीं आ सकता, रिक्वेस्टेड चाहिए हमें। द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू ओपन दियर बुक्स। ये लग रहा है, इस पे डाउट हो सकता है हमें कि शायद ये है। द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू ओपन दियर बुक्स प्लीज। जब एक बारी वर्ड रिक्वेस्टेड लगा दिया है ना तो दोबारा प्लीज लगाने की जरूरत नहीं होती, तो ये 100% गलत हो गया। आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जब एक बारी रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज हो गया है आपको दोबारा प्लीज नहीं लगाना। ऑप्शन नंबर डी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। फिर आस्क कैसे आ गया, फिर से आस्क नहीं आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू ओपन दियर बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस। अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। एक प्रॉपर पैराग्राफ बनाना है। जब भी मुझे ऐसे पैराग्राफ्स बनाना होता है ना, मेरे ध्यान में आता है कि मैं पहले साइड पे ऐसे लिख लूं और ये देखूं कि ऐसा पहला ऐसा क्या है जिससे मेरा सेंटेंस शुरू हो सकता है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है द टीचर फर्दर इंक्वायर। फर्दर लिखा हुआ है तो ये स्टार्टिंग तो नहीं बन सकता। आई रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया, पर किस बात को रिप्लाई किया उसके बारे में भी नहीं लिखा, ये भी नहीं हो सकता। शी नोटिस्ड मी यॉर्निंग इन द क्लास, ये शायद शुरू कर सकते हैं हम यहाँ से कि मैडम ने मुझे यॉन करते हुए देखा। फाइनली उन्होंने एडवाइस किया, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। मैंने मैम को एश्योर किया, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम सी ऑप्शन से शुरू कर सकते हैं। शी नोटिस्ड मी yawning in the class and asked me why I looked so tired that morning. उस मॉर्निंग में जब मैम ने मुझे यॉन करते देखा, जब मैम ने मुझे उबासी लेते देखा, तब मैम ने मुझसे पूछा कि मैं इतना टायर्ड क्यों लग रहा हूँ। नेक्स्ट, I respectfully replied that I had been studying late into the night and was feeling a bit exhausted. जब मुझे C मिल गया है ना स्टार्टिंग में, तो मैं ये वाले ऑप्शंस को काट सकती हूँ। अब मैं सी वाले इन 2 ऑप्शंस को देखूंगी, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो मैं डायरेक्टली बी लिख देती हूँ। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, मैं डायरेक्टली ए लिख लेती हूँ। अब हम इसे साथ में पढ़ेंगे। She noticed me yawning in the class and asked me why I looked so tired that morning. I respectfully replied, मैंने ये कहा, that I had been studying late into the night and was feeling a bit exhausted. मैं रात को लेट भर पढ़ रहा था इसलिए अब थका हुआ फील कर रहा हूँ। उसके बाद ए पे आ जाते हैं। द टीचर फर्दर इंक्वायर, टीचर ने बाद में मुझसे दोबारा पूछा इफ आई हैड अंडरस्टूड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन। टीचर ने मुझसे पूछा कि जो मैं पढ़ा रही थी वो तो तुम्हें समझ आया कि नहीं। इसके बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए या ई आना चाहिए, दोनों को देख लेते हैं। डी में लिखा है फाइनली शी एडवाइस मी। पर इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो मैम ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर मैंने कहाँ दिया, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ई में। आई अश्योर, मैंने मैम को अश्योर किया। बच्चे ये एक चीज याद रखना, अश्योर एक अलग वर्ड होता है, इंश्योर एक अलग वर्ड होता है, एंश्योर एक अलग वर्ड होता है। इन सारी चीजों का मतलब अलग अलग होता है। इंश्योर करने का मतलब होता है कि आप उसको बैक दे रहे हो, एक बैक दे रहे हो कि ये चीज खराब नहीं होगी, इन केस होती भी है तो हम हेल्प कर देंगे। आप एश्योरेंस दे रहे हो कि आपने जो बात रखी है वो सही है कि गलत, आप उसके बारे में अश्योर कर रहे हो, पर कोई बैक नहीं दे रहे हो कि खराब भी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एंश्योर जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक हो जाना और बेटर कर लेना उस चीज को। नेक्स्ट,
तो ऑप्शन नंबर ई, आई एश्योर्ड हर दैट आई हैड बट प्रॉमिस्ड, मैंने पढ़ा, जो आपने पढ़ाया मुझे समझ आ गया, बट प्रॉमिस्ड टू रिवाइज द डिफिकल्ट सेक्शंस अगेन, और मैंने मैम को कहा कि मैं डिफिकल्ट सेक्शन को फिर से अच्छे से पढ़ूंगा। तो ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर, CBAE, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, नीचे स्पेस नहीं है, CBAED इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर सही है तो फिर आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट है, मंजू टोल्ड करण व्हाट डैश टू हिज मदर सो ही डैश होम टू सी हाउ शी वॉज। अब दो ऑप्शंस हैं ना, मतलब समझ आ रहा है क्या हुआ मम्मा को, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम लिखा है हैपेंस, हैपेंड, 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 तो हम हैपन यहाँ पे लेके चल सकते हैं सेंटेंस में। तो मंजू ने कहा करण को व्हाट हैपेंड, हैपेंड लेके चल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को करेक्ट करना है, हमको टेंस सही लेके चलना है, तो हैपेंड से पहले का मुझे हैड अप्लाई करना है। मंजू टोल्ड करण व्हाट हैड हैपेंड टू हिज मदर, उसकी मम्मा को क्या हुआ ऐसा, सो ही डैश होम, तो वो चला गया अपने घर पे, सो ही रैन होम टू सी हाउ शी वॉज, वो घर चला गया देखने की मम्मा कैसी हैं। आपको बच्चे हैड लगाना पड़ा, और हैड के आगे V3 लगता है, ये मैं टेंसेस की क्लास में बताऊंगी। V3 लगता है, और नेक्स्ट में आपको रैन लगाना पड़ा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एड सूटेबल सिनोनिम, जब भी सिनोनिम्स की बात की जाए ना, आपको आइडेंटिकल चीजें ढूंढनी है, आपको सिमिलैरिटीज ढूंढनी है, आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। एड सूटेबल सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन द बोल्ड, जो बोल्ड में लिखा गया है, ये जियोपाडाइज, इसका मतलब ढूंढना है। आप इसे जियोपारडाइज बोलो, जियोपाडाइज बोलो, आपको अपना एक्सेंट और अपना प्रोनाउंसिएशन देखना है। He would never do anything to jeopardize his career। अच्छा, जियोपाडाइज का हिंदी में मतलब क्या है पता है? दाव। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे वो अपने करियर को दाव पे लगा दे। दाव पे मतलब, दाव पे लगा दे मतलब रिस्क कर दे, रिस्क पे लगा दे। आपको बेटा सिमिलर वर्ड ढूंढना है, इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है। गार्ड कर दे, प्रिजर्व कर दे, कॉम्प्रोमाइज कर दे, कॉम्प्रोमाइज, ऐसा कोई चीज जो मेरे करियर को कॉम्प्रोमाइज कर दे, मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको सिनोनिम ढूंढना था। नेक्स्ट, एड सूटेबल एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब जब भी एंटोनिम पूछा जाए तो आपको क्या ढूंढना है, ऑड या फिर ऑपोजिट चीज ढूंढनी है, ऑपोजिट चीज ढूंढनी है ऑफ द वर्ड रिटन इन द बोल्ड। अ हैवी लंच मेड मी फील स्लगिश, बहुत खाना खा लिया मैंने और अब मुझे स्लगिश फील हो रहा है। क्या मतलब होता है स्लगिश का? बच्चे आप ना कंफ्यूज कर देते हो टायर्ड को और स्लगिश को। टायर्ड और स्लगिश दो अलग चीजें हैं। स्लगिश होता है बच्चे भरा भरा फील करना, मतलब आप में अब एनर्जी नहीं रही, इतना खाना खा लिया, एनर्जी के लिए खाना खाया था और एनर्जी ही नहीं रही, तो आपको ऐसा ही एक उसका एंटोनिम ढूंढना है। एनर्जी नहीं रही, नॉट एनर्जेटिक। स्लगिश का उल्टा ढूंढना है, लेथार्जिक तो वही बात हुई, डायलेटरी, डायलेटरी भी वही बात हुई कि मैं बहुत स्लगिश फील कर रहा हूँ, थका थका, नॉट एनर्जेटिक, थका थका फील कर रहा हूँ। टॉर्पिड भी सेम मतलब है, आप सेंटेंस में डाल सकते हो, टुडे आई हैड अ बैड डे, आई हैड अ बैड स्टार्ट ऑफ द डे, स्टार्ट ऑफ द डे, आई एम फीलिंग टॉर्पिड, मुझे टॉर्पिड फील हो रहा है। टॉर्पिड एक नेगेटिव वर्ड है, आप बोल सकते हो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, आज का दिन ही अच्छे से नहीं गया। आपको क्या ढूंढना है, उसका एंटोनिम, तो एनर्जेटिक बन जाएगा उसका एंटोनिम। एनर्जेटिक, स्लगिश का उल्टा क्या होगा, एनर्जेटिक। क्या ढूंढ रहे हो आप, ऑपोजिट वर्ड। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक आप 5 क्वेश्चन कर चुके हो, देखो 5 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं अभी तक। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फ्रेज व्हाइल वॉकिंग अलोंग द रोड साइड। जब मैं अलोंग, बच्चे अलोंग, ये है रोड, ये है रोड, मैं यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ। while walking around the, बीच में नहीं चल रहा हूँ, along the road side, मैं रोड के साइड साइड पे जब चल रहा हूँ। I dash my old friends, old schoolmates, मैं अपने दोस्त, अपने कुछ पुराने स्कूलमेट से मिला। I run, अब while walking पुरानी बात कर रहा है वो, पुरानी बात कर रहा है, तो पहले तो रन वाले को काटो जरा, रन वालों को काट दो। अब ran in, ran into, ran off,
बच्चे जब हम किसी से टकराते हैं ना, हम रैन इनटू बोलते हैं। वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड साइड आई रैन इनटू, ये जो इनटू यूज हो रहा है ना, ये जो अलोंग यूज हो रहा है, ये अलोंग यूज हुआ, ये इनटू यूज हुआ, ये इन यूज हुआ, और भी बहुत सारे होते हैं। ये प्रेपोजिशंस होते हैं। प्रेपोजिशन का क्या मतलब है? ये पोजीशनिंग करते हैं किसकी? आपके नाउन की पोजीशनिंग करते हैं कि आपका जो नाउन है वो कहाँ है, और उसकी जगह बताते हैं उसे। तो मैं चलते चलते इनटू, किसी से मिलना, मिल गया, अचानक मिल गया, तो इनटू बोला जाता है। बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना, इन और इनटू के बीच का डिफरेंस है। इनटू या टू वाली चीजें वहां यूज होती हैं जहां कोई मूवमेंट हो रही हो, जहां कोई मूवमेंट हो रही हो। यहाँ पर वो चल रहा था, मूवमेंट कर रहा था, इसलिए मुझे इन टू लगाना पड़ा। प्रेपोजिशन की क्लास होगी, उस प्रेपोजिशन की क्लास में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी कि क्यों हमें इन टू का इस्तेमाल करना पड़ा। आपको पता है अप टू भी होता है, आपको पता है ऑन टू भी होता है, इन टू भी होता है। ये सारी चीजें वो हैं जो मूव होती हैं। जब आपका नाउन मूव कर रहा हो ना, दूसरे नाउन से रिलेटेड हो, मूव कर रहा हो, कोई मूवमेंट हो रही हो, तब आपको एंड में टू लगाना हो। एक एग्जांपल दूं इसकी छोटी सी, जैसे कि आई स्लिप्ड, आई स्लिप्ड ऑन टू द फ्लोर। मैं फ्लोर पर गिर गई, मैं चल रही थी ना बच्चे, मूवमेंट हो रही थी ना, इसलिए मेरे को टू लगाना पड़ा। आई सैट ऑन द फ्लोर, अब मुझे क्यों नहीं लगाना पड़ा ऑन टू? मैंने अब ऑन क्यों लगाया है? क्योंकि मैं चल नहीं रही थी, मैं बैठी हुई थी, और मैं बैठी किस पे थी? फ्लोर के ऊपर थी। तो ये आप बात हमेशा याद रखना कि मुझे ऑन टू कब लगाना है, जब मूवमेंट की बात हो। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाते हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन जितने करो उतने कम। विच पार्ट हैज एरर? द वार्डन। वार्डन कौन? जो हॉस्टल के बच्चों का ख्याल रखे। द वार्डन आस्क द बॉयज टू रिटर्न। एक बात बताएं हम आपको, रिटर्न हमेशा अकेला ही आता है। रिटर्न के आगे कभी भी बैक नहीं लगाते। अगर आपको ये कभी भी डाउट आ जाए ना कि रिटर्न बैक क्यों नहीं लगाया, बच्चे वो गलत होता है, उसे सुपरफ्लुअस वर्ड कहते हैं। सुपरफ्लुअस वर्ड्स नहीं यूज करने होते। जैसे कि फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन होती ही फाइनल है, तो फिर क्यों बार बार क्यों बोल रहे हो? दो बार हो गया, चलो। द वार्डन आस्क्ड द बॉयज टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। क्या एरर लगता है आपको इसमें? वार्डन ने कहा बच्चों को कि सनसेट होने से पहले आ जाना। सनसेट, ऑप्शन नंबर डी में प्रॉब्लम है, ऑप्शन नंबर डी में एरर है, यहाँ है एरर। द सनसेट जैसी चीज यहाँ यूज नहीं होगी। सनसेट एक अलग चीज है, द सनसेट एक अलग जगह यूज होता है। आई एम गोइंग टू सी द सनसेट, मैं उस स्पेसिफिक चीज को, मैंने पहले भी बताया है, आर्टिकल द कहाँ लगता है? जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात करते हैं ना, तब आर्टिकल द लगाते हैं। सन सेट हुआ, तब आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, तब आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। यहाँ पर द सनसेट, सनसेट देखने नहीं गए थे वो, किसी स्पेसिफिक चीज को देखने नहीं गए थे। उन्होंने बोला था जब सन सेट करेगा तब तुमको आ जाना है। आगे मैंने इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। वेन देर आर अ पॉइंट इन टाइम, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, चलो। वेन देर आर अ पॉइंट इन टाइम, तब द नहीं लगाना है। जब टाइम पॉइंट की बात हो, जैसे कि व्हेन यू यूज सनराइज, सनसेट, डॉन टू मार्क अ स्पेसिफिक टाइम, कोई, मैंने आपको अभी बताया ना, द आपको कब लगाना है? जब कोई स्पेसिफिक चीज बतानी हो। जब आप बता ही नहीं रहे, फिर द मत लगाओ। सिमिलर टू सेइंग एट 6 AM, यू यूज द preposition एट एंड नो आर्टिकल। आपको preposition यूज करना अलाउड है, लेकिन आपको आर्टिकल यूज करना फिर अलाउड नहीं है। देखो आगे मैंने एग्जांपल्स खुद रखी हैं। आई वेक अप एट सनराइज एवरी डे, मैं हमेशा सनराइज के टाइम पे उठता हूँ। आप यहाँ पे द नहीं लगा सकते, आई वेक अप एट द सनराइज। द सनसेट पॉइंट, द सनसेट पॉइंट इन आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में ना एक बड़ा अच्छा सनसेट पॉइंट है, तब आप द लगा सकते हो। लेकिन जब आप इसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह यूज कर रहे हो, तब आप यहाँ पे द नहीं लगा सकते। द बर्ड स्टार्ट सिंगिंग एट डॉन। बच्चे याद रखो पहले ये चीज, तो सन राइज भी होता है, सनसेट भी एक चीज होती है, ट्वाइलाइट भी एक चीज होती है, और डॉन भी एक चीज होती है। ठीक है, आप इसे डॉन बोल सकते हो, DAWN।
ठीक है। अच्छा, सूरज का उगना, सूरज का ढलना, शाम पड़ जाना, उसे ट्वाइलाइट कहते हैं, और वो सुबह सुबह को डॉन कहते हैं। ठीक है, जो शाम पड़ रही है ना और अब बिल्कुल अंधेरा घना हो रहा है तब उसे ट्वाइलाइट कहते हैं। व्हेन देयर आर अ विजुअल इवेंट, जब कोई विजुअल इवेंट हो कि भाई हम तो सनसेट पॉइंट पे जा रहे हैं, हम तो सनराइज पॉइंट पे जा रहे हैं, हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तब आप उसके साथ द लगा सकते हो, द सनराइज पॉइंट, क्योंकि आपने अब उस सनसाइज सनसेट सनराइज वर्ड को क्या कर दिया, स्पेशल कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। मैंने पहले भी बताया है, स्पेशल या स्पेसिफिक करोगे तब आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल, We sat on the beach to watch the sunset. To watch क्या, सनसेट स्पेशल किया तुमने, हम देखने ही क्या आए, हम सनसेट ही तो देखने आए हैं। आपने इस पूरे सेंटेंस में इसको स्पेशल कर दिया तो आपको द लगाना पड़ा। ठीक है, मैं आपको द की एक बड़ी प्यारी चीज समझाऊं, मैं आपको तब से बोल रही हूँ कि स्पेसिफिक करो, स्पेसिफिक करो। कैसे करोगे, गो गेट मी अ पिंक कलर पेन, कोई भी पेन जाके ले आओगे ना। अच्छा, गो गेट मी द पिंक कलर पेन आई ऑलरेडी पेड फॉर। अब मैंने देखो कितना स्पेशल कर दिया, मेरे लिए वही पिंक कलर पेन लेकर आओ जिसके पैसे मैं दे चुकी हूं। जब मैंने किसी चीज को स्पेशलाइज कर दिया ना बच्चे, तब ही मैं उसके साथ द लगा सकती हूँ। आई होप आपको समझ आया हो, बट ये सब हम आर्टिकल की क्लास में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है, क्या करना है आपको इसमें, कुछ ना कुछ गड़बड़ है सेंटेंस में, उसे ठीक करो, एक समहाउ एरर की तरह होता है। इन केस इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई शेल, बच्चे शेल और विल दोनों यूज किया जा सकता है। ठीक है, दोनों को यूज किया जा सकता है। नॉट विजिट यू, इन केस इफ इट रेन्स आई शेल नॉट विजिट यू, आई विल नॉट विजिट यू, अगर बारिश होती है मैं तो तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। इफ सो इट रेन्स, गलत, ये इस ऑप्शन में गड़बड़ है, यहां गलत है। इन केस ऑफ इट रेन्स, गलत है। या तो तुम इफ लगाओ अकेले, या तो तुम इन केस लगाओ अकेले। देखो, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई शेल नॉट विजिट यू, या तो ये सही है, या तो इन केस इट रेन्स आई शेल नॉट विजिट यू। या तो तुम सिर्फ इन केस लगाओ, या तो तुम सिर्फ इफ लगाओ, दोनों चीजें एक साथ नहीं लग सकती, इन दोनों में से कोई एक चीज लगेगी। आप देख लो आपका ये आंसर सही हुआ था कि गलत। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस निकाल के लाई हूं मैं आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं पेपर में। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग ढूंढना है भाई, अब इसमें तो आपको खुद ध्यान से देखना पड़ेगा। साइमल्टेनियस में साई नहीं आता है, दिस इज रॉन्ग। अब SIM SIM SIM, साइमल साइमल साइमल, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस, ये देखो लग रहे हैं सिमिलर, दोनों सिमिलर लग रहे हैं, पर गड़बड़ क्या है, TAEN यही फंसा देगा एग्जामिनर। साइमल्टेनियस के स्पेलिंग साइमल्टेनियस, ANEOUS, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही पास पास उन्होंने गलती की हुई है। Moving on to the question number 10th now. This was the 9th, this is the 10th. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase given in the bold. मैंने कल भी बताया था, idiom एक अलग चीज होती है, phrase एक अलग चीज होता है, clause एक अलग चीज होता है, पूरा sentence एक अलग चीज होता है, और proverbs एक अलग चीज होते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाने वाली हूँ, तो आप प्लीज ये वीडियोस को देखते रहिएगा। ये जैसे ही आपका एग्जामिनेशन FAA का हो जाता है ना, उससे पहले पहले ही आप तक ये सारी चीजें पहुंच चुकी होंगी, दिस इज माय प्रॉमिस। अब हमें करना क्या है, इस इडियम और फ्रेज का मतलब ढूंढना है, सही क्या है। द एफर्ट टू ट्रेस कल्प्रिट को ढूंढना है, वॉज अ वाइल्ड गूज चेज। चेज का मतलब पीछे पीछे जाना, पकड़ने की कोशिश करना किसी चीज को, और वाइल्ड गूज को तुम जो मर्जी कर लो वो पकड़ में नहीं आने वाला। ठीक है, एक ऐसी चीज जो पॉसिबल ही नहीं होने वाली, नॉट सो पॉसिबल, ये चीज नहीं होने वाली। यू कैन नॉट कैच द वाइल्ड गूज, बड़ा मुश्किल होता है उसे पकड़ना। फ्रूटफुल हंटिंग है, फ्रूटफुल है क्या कुछ, नहीं, दिस इज रॉन्ग। फ्यूटाइल सर्च, आइडियल अच्छा होता है, पर ये तो नहीं यहाँ बैठ सकता। जेन्युइन एफर्ट लगाया तुमने, रॉन्ग।
आपको क्या चाहिए? आपको इसका मतलब चाहिए। वाइल्ड गूस चेज बड़ा मुश्किल था। फ्यूटाइल सर्च बच्चे, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? जो चीज पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए बड़ी सफरिंग करनी पड़ती है, फिर भी वो चीज नहीं मिलती, पॉसिबल नहीं है। तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब है फ्यूटाइल सर्च। तुम जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी हाथ पैर लगा लो, तुम्हें वो चीज नहीं मिलने वाली। क्या मतलब है इसका? फ्यूटाइल सर्च। So now you have completed your 10 questions in this single video. It means you have completed your mini mock of today. आपके मिनी मॉक में कितने नंबर आए आप वो खुद देखिएगा। आपके नंबर कितने भी आए हो मैटर नहीं करता बच्चे, मैटर क्या करता है कि आप प्रैक्टिस डेली कर रहे हो। मैं फिर भी बता दूं, मॉक टेस्ट इज नॉट सिमिलर टू रियल पेपर। रियल पेपर अलग होता है, वहाँ की टेंशन अलग होती है, वहाँ का स्ट्रेस लेवल अलग होता है। अपने आप को सिर्फ यहीं से जज मत कर देना। बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगेन। 10 मिनट में कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस हम कर दें। मैंने ये 10 क्वेश्चंस बनाए थे 10 मिनट में समझाने के लिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि मुझे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें न्यू होती हैं, समझानी भी होती हैं। All the given questions are formed by me completely. They are not copied from anywhere. आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ये सब मैंने खुद अपने ही दिमाग से सोच के बनाए हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। क्या हो गया? बंद क्यों नहीं हो रहा?